1300 साल पहले की दुनिया की कल्पना करें। प्राचीन साम्राज्यों, अंतहीन रेगिस्तानों और ऊंचे पहाड़ों की दुनिया। इस दुनिया में एक आदमी ने हजारों मील की यात्रा की है, खतरों और कठिनाइयों का सामना किया है और एक चीज की तलाश में यात्रा पर निकला है, वो है सत्य। ज्ञान के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी चाहिए? युआन चुआंग ने अपनी यात्रा में क्या खोजा? उनकी खोजों ने इतिहास की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं भारत और चीन को कैसे आकार दिया? साधु की पुकार। ईसा पश्चात 602 हेनान प्रांत, चीन। युआन जुआंग का जन्म 602 ईस्वी में चीन के तांग राजवंश के स्वर्ण युग के दौरान हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन बौद्ध शिक्षाओं द्वारा आकार लिया गया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने एक मठ में प्रवेश किया और खुद को वेदों में महारत हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन कुछ ने उसे परेशान कर दिया। चीन में उन्होंने जिन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया वे अधूरे और विरोधाभासी थे। जितना अधिक उन्होंने अध्ययन किया उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि बौद्ध धर्म को सही मायने में समझने के लिए उन्हें स्रोत पर जाना होगा, वो भूमि जहां बुद्ध चले थे, भारत। युआन जुआंग सच्ची बौद्ध शिक्षाओं को उजागर करने की तीव्र जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। उनकी यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं थी, ये सत्य की खोज थी। अज्ञात के माध्यम से यात्रा। ईसा पश्चात 629 निषिद्ध यात्रा। 629 ई में युआन जुआंग ने शाही आदेशों के विरुद्ध चीन छोड़ दिया और 17 वर्षों की यात्रा पर निकल पड़े। उनका मार्ग दुनिया के कुछ सबसे कठिन इलाकों से होकर गुजरता था। इनमें जलता हुआ गोबी रेगिस्तान, पामीर पर्वत की उबड़ खाबड़ ऊंचाइयां और मध्य एशिया के अप्रत्याशित मैदान शामिल हैं। सरकारी सहायता के बिना उन्होंने अकेले ही खतरों का सामना किया, जिसमें रेतीले तूफान, ठंडी रातें और व्यापार मार्गों पर छिपे डाकू शामिल थे। फिर भी युआन चुआंग अपने विश्वास से निर्देशित था और ज्ञान की प्यास से प्रेरित था। उनके लिए हर कठिनाई आत्मज्ञान के मार्ग का हिस्सा थी, बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के करीब एक कदम। भारत का दौरा और राजाओं से मुलाकात। ईसा पश्चात 630 से 638 भारत के महान राजाओं से मुलाकात। कई महीनों की यात्रा के बाद युआन जुआंग भारत पहुंचे, विविध आस्थाओं और संस्कृतियों की भूमि। यहां उनकी मुलाकात भारत के कुछ महानतम राजाओं से हुई, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी यात्रा को अप्रत्याशित तरीकों से आकार दिया। सिंधु में राजा कुमार युआन जुआंग का स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति थे। कुमारा का दरबार बौद्ध परंपराओं में गहराई से निहित था और राजा ने युआन जुआंग को भारत की यात्रा के लिए आवश्यक सुरक्षा और धन प्रदान किया। उज्जैन में युआन जुआंग ने धार्मिक सद्भाव देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म राजा प्रभाकर के मार्गदर्शन में शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थे। लेकिन युआन जुआंग की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात कनौज के राजा हर्ष से हुई। बौद्ध भक्त हर्ष ने दर्शन और धर्म पर चर्चा करने के लिए हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को आमंत्रित करते हुए एक बड़ी सभा का आयोजन किया, ये महसूस करते हुए कि वो बौद्ध इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक को देख रहा था। युआन जुआंग ने हर विवरण दर्ज किया। नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध शिक्षा का हृदय। ईसा पश्चात 637 से 641 नालंदा विश्वविद्यालय, भारत। युआन जुआंग की यात्रा प्राचीन भारत में शिक्षा के सबसे बड़े और सबसे उन्नत केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में समाप्त हुई।
10,000 छात्रों और 2,000 शिक्षकों के साथ नालंदा दर्शन, चिकित्सा, तर्क और बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। ज्ञान और शिक्षा के उज्जवल स्रोत, नालंदा की भव्यता को समझने के लिए एक त्वरित झलक। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी भूमि पर आक्रमण किया और इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, तो उन्होंने न केवल इमारतों को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने हर पांडुलिपि, हर स्क्रॉल को एकत्र किया जिसमें सदियों का ज्ञान था और उन्हें जला दिया। 7 दिनों तक 7 दर्दनाक दिन आग ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया। कल्पना कीजिए, पीढ़ियों से संचित ज्ञान राख में तब्दील हो गया। हमें जो अकल्पनीय क्षति हुई है वो समझ से परे है। जब आप नालंदा के विनाश के बारे में सुनते हैं तो क्या आपको गहरा दुहक, हानि और क्रोध महसूस नहीं होता? यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह भारत की बौद्धिक विरासत का हृदय है, हमारे समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें 100 लाइक तक पहुंचने में मदद करते हैं तो हम नालंदा की अविश्वसनीय विरासत के बारे में एक विशेष वीडियो बनाएंगे। तो आगे बढ़ें और अभी लाइक बटन दबाएं। आइए युआनजुआंग की अपनी यात्रा जारी रखें। युआनजुआंग ने महान विद्वान शिलापत्र से बौद्ध धर्म की सबसे गहन शिक्षाएं सीखी। उन्होंने योगसार और मध्यमक जैसे जटिल दर्शन को आत्मसात किया और प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे बौद्ध ज्ञान जीवन को बदल सकता है। नालंदा ऐसा था जैसा युआनजुआंग ने कभी नहीं देखा था। ये न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र था, बल्कि एक ऐसा स्थान भी था जहां विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा का विकास हुआ। नालंदा पर युआनजुआंग के नोट्स आज हमारे पास मौजूद बहुत कम विस्तृत रिकॉर्डों में से हैं। भारत का दस्तावेजीकरण ईसा पश्चात 645 वो बड़े रिकॉर्ड लेकर चीन लौटे। लगभग 17 वर्षों के बाद युआनजुआंग अपने साथ 600 से अधिक बौद्ध ग्रंथ, पवित्र अवशेष और भारतीय समाज पर अमूल्य नोट्स लेकर चीन लौटे। उनके काम को पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाएगा। तांग सम्राट ने युआनजुआंग का अपने साथ लाए सांस्कृतिक खजाने को पहचानते हुए बड़े सम्मान के साथ वापस स्वागत किया। युआनजुआंग के अभिलेखों में उनके द्वारा देखे गए राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों से लेकर धार्मिक प्रथाओं तक का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। युआनजुआंग के रिकॉर्ड अविश्वसनीय रूप से सटीक है। इनका उपयोग आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा प्राचीन शहरों का पता लगाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझने और बौद्ध धर्म के प्रसार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। युआनजुआंग की विरासत और स्थायी प्रभाव। युआनजुआंग के बौद्ध ग्रंथों के अनुवादों ने चीन में नई जमीन तैयार की और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका काम भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, चीनी आध्यात्मिकता को आकार देगा और सांस्कृतिक समझ से परे जाने के दरवाजे खोलेगा। आज भी युआनजुआंग की यात्रा समर्पण का प्रतीक बनी हुई है, ज्ञान और सत्य की खोज। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि समझ की खोज सबसे बड़ी दूरियों को भी पाट सकती है। आप अपनी पसंदीदा सामग्री का समर्थन करने से बस एक क्लिक दूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं और हमें बताएं। और भी बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे हमारी यात्रा में शामिल हो सके। साथ मिलकर